हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को तय करना, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के टोटल फंड में कितना हिस्सा डेट का होगा और कितना हिस्सा इक्विटी का होगा, इस बात को तय करना होता है। लेकिन कितना हिस्सा डेट का हो और कितना हिस्सा इक्विटी का हो कंपनी की टोटल फंड में, इस बात को तय करने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसके कुछ घटक होते हैं। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको हमने करीब 14 पॉइंट में बताया है, जिसके अंदर पहला पॉइंट हम लोग कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ये 14 फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में मदद करते हैं, या इनकी मदद से कोई कंपनी तय करती है कि उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना हिस्सा डेट का होगा और कितना हिस्सा इक्विटी का होगा। तो पहला पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए उसको कैश को रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों रखना ज़रूरी होता है? क्योंकि कैश के ज़रिए ही अपने नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस को पूरा किया जा सकता है। बिजनेस के खर्चे होते हैं, रेगुलर के रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कहलाते हैं। इनको पे करने के लिए कैश चाहिए। उसके अलावा कैश को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए। उसके अलावा अगर कंपनी ने डेट ले रखा है कोई, तो उस डेट का रेगुलर इंटरेस्ट पे करना होता है और डेट का कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है। कैश की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ये तय करना पड़ेगा कि कंपनी डेट ले सकती है या नहीं ले सकती है। अगर डेट ले सकती है तो कितना ले सकती है, क्योंकि डेट के केस में मैंने बताया कि डेट सर्विस कमिटमेंट होता है, यानी डेट्स अगर आप लेंगे तो रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट भी आपको रेगुलर पे करना पड़ेगा। तो कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कितना कैश कंपनी के पास आ रहा है, क्योंकि जितना कैश का इनफ्लो होगा उसी के हिसाब से वो अपना आउटफ्लो तय कर सकती है कंपनी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी का इनफ्लो करीब 10,000 है और कंपनी 12,000 के आउटफ्लो को तय कर दे। 12,000 के आउटफ्लो तय कर ले, यानी उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 होने लगे, जबकि कंपनी का कैश सिर्फ 10,000 आ रहा है। तो ऐसे केस में उसको अपना डेट कम रखना पड़ेगा, ताकि जो कैश का फ्लो है यानी आउटफ्लो जो है वो उसके इनफ्लो के बराबर हो। और दूसरी बात यह कि कैश फ्लो मस्ट बी सफिशिएंट फॉर पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड बफर ऑल्सो। सो सिर्फ इतना ही पेमेंट ना हो कि हम इन सब चीज़ को पे कर दें, उसके बाद कैश पेमेंट हमारा जीरो हो जाए। यानी अगर 10,000 इनफ्लो है तो आपको 10,000 आउटफ्लो नहीं रखना चाहिए, बल्कि 10,000 से कम आउटफ्लो रखना चाहिए। क्योंकि अगर 10,000 इनफ्लो है और आपने पूरा 10 के 10,000 ही आउटफ्लो कर दिया, कुछ भी अपने पास बचा के इमरजेंसी के लिए नहीं रखा, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस के सिचुएशन में, बिजनेस को ऑपरेट करने में। इसलिए जितना इनफ्लो है के अंदर आउटफ्लो होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ बफर के तौर पर भी उस पैसे को रखना चाहिए, यानी ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये एक रेशियो होता है। ये रेशियो क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। देखिए, अगर आपने डेट लिया है, कर्ज लिया है, तो डेट के केस में क्या होगा? इंटरेस्ट आपको रेगुलर चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट है वो आपकी अर्निंग पर डिपेंड करेगा, यानी अर्निंग आपकी जितनी ज़्यादा होगी इंटरेस्ट के मुकाबले, आपके इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए इसको जो फार्मूले बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि इंटरेस्ट का कितना गुना आपकी अर्निंग हो रही है। इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के पहले जो अर्निंग हो रही है उसको कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इंटरेस्ट का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। ओके, जितना ज़्यादा ये होगा ICR यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी अच्छी मानी जाएगी। इसीलिए कहा गया द हायर द ICR लोअर विल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट इंटरेस्ट पेमेंट। यानी जितना ज़्यादा ICR होगा, कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में डिफिकल्टी आएगी, जिसको कि रिस्क कहा गया है, वो रिस्क उतना कम होगा। Therefore, company may choose to have more of the debt in its capital structure. अगर ICR ज़्यादा होगा तो कंपनी डेट पेइंग कैपेसिटी से नहीं जूझेगी, यानी उसके पास इस तरह का कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। तो इस केस में वो अपने डेट को ज़्यादा रख सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि ICR अगर ज़्यादा है तो डेट भी ज़्यादा हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन
सिर्फ आईसीआर का ज़्यादा होना ये 100% इस बात की गारंटी नहीं है कि कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आईसीआर के अंदर हम लोग अर्निंग लेते हैं। अर्निंग जो होती है वो कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि अर्निंग जो निकाली जाती है वो एक्रूअल बेसिस पर निकाली जाती है। और अगर आपको इंटरेस्ट कैश में पे करना है तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में कैश होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि दिस रेशियो इज नॉट सफिशिएंट और एडिक्वेट मेजर बिकॉज कंपनी मस्ट हैव हाई ईबिट बट लो कैश बैलेंस। ये पॉसिबल है कि कंपनी की अर्निंग ज़्यादा दिखा रही हो मगर इसका कैश बैलेंस लो है, तो ऐसे केस में आपका आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ज़्यादा आएगा लेकिन आपके कैश पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक ये तो है कि इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट पे करने की क्या कंडीशन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इस कमी को दूर किया जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी DSCR रिमूव्स द डिफिशियंसी ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जो पिछला रेशियो पढ़ाया उसकी कमी को इसमें दूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट लिया जाता है उसको कैश प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि अब देखिए क्या होगा कि जो भी पैसा दिया जाना है, रेगुलर पेमेंट किया जाना है, क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी उस पर डिविडेंड एक परसेंटेज के तौर पर देना पड़ता है। ये रेगुलर होता है। उसके बाद अगर कंपनी ने डेट ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी एक रेगुलर फिक्स्ड होता है। उसके अलावा जो डेट ले रखा है उस डेट का कुछ पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है, ये भी फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो कंपनी के पास जो जितना अमाउंट देना है, जो उसका आउटफ्लो होगा वो होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डेट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ डेट। ये सब कुछ देना है उसको रेगुलरली। अब ये देखना है कि ये देने के लिए उसके पास कितना कैश आ रहा है, तो उसको इस तरीके से निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये तमाम चीज़ को जोड़ेंगे। अब इस नीचे वाले पोर्शन यानी डिनोमिनेटर का कितना गुना ये ऊपर वाला है, इसी बात से तय होगा कि कंपनी कितना हिस्सा डेट का और कितना हिस्सा इक्विटी का रखेगी। तो कहा गया है कि कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यही कहा गया कि टोटल कैश रिक्वायर्ड जो है वो ये है, डिनोमिनेटर में जो है नीचे, ठीक है, और कैश प्रॉफिट जो जनरेट किया जा रहा है ये ऊपर का हिस्सा है जो कि न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो इसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। हायर द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स। जितना ये ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा कैश को पूरा करने की क्षमता अच्छी मानी जाएगी। देयरफॉर हायर पोटेंशियल टू इंक्रीज डेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर डेट को पे करने की क्षमता अच्छी मानी जाएगी तो चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट को लिया जा सके, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन बढ़ाया जा सकता है अगर हायर होगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखिए ROI क्या होता है? ROI जिसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये अगर ROI कभी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होगा तो अब क्या करेगी कंपनी? अपने डेट को बढ़ा सकती है इस कंडीशन में। और जब कंपनी डेट को बढ़ाएगी ROI के ज़्यादा होने पर तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की मदद से कंपनी डेट का पोर्शन अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा सकती है। और वो क्यों बढ़ाना चाहेगी? वो बढ़ाती है। बढ़ाने के पीछे रीज़न ये होता है कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगी उतना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा। अब आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस, वहाँ मैंने समझाया कि ऐसा क्यों होगा कि जब ROI ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ डेट से तो कंपनी डेट का पोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाएगी और उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी केस में कंपनी हायर ROI केस में डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी। तो ये एक फैक्टर होता है डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में तय करने का। पांचवा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट, कि अगर कंपनी के पास बोरो करने यानी लोन लेने की, उधार लेने की क्षमता ज़्यादा होगी कम रेट पर, तो कंपनी ऐसा करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी के टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका डेट का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी की एबिलिटी नहीं होगी ज़्यादा लोन ले पाने की लोअर रेट पर, तो उस केस में कंपनी लोन को यानी डेट के पोर्शन को कम रखेगी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेट का रेट होता है, जिस दर पर लोन को लिया जा रहा है, हर एक जब डेट लिया जाता है, जब लोन लिया जाता है तो उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है कि 12% है, 15% है, ये
उस वक्त की कंडीशन पर डिपेंड करता है जबकि ये लोन लिया जा रहा है या इसके बारे में सोचा जा रहा है। टैक्स रेट भी एक फैक्टर होता है जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी के लिए एडवांटेजियस पोजीशन में होती है। ये टैक्स का एक एडवांटेज कंपनी को तब मिलता है कि जब कंपनी डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करती है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे होता है? देखिए, जो डेट होता है ना, डेट के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट अदा किया जाता है और ये जो इंटरेस्ट होता है, इस इंटरेस्ट को कंपनी के अर्निंग में से, कंपनी के प्रॉफिट में से घटा दिया जाता है और उसके घटाने के बाद जो टैक्स होता है वो निकाला जाता है। तो इसका मतलब कि इस इंटरेस्ट की वजह से कंपनी का जो टैक्स है वो कम हो जाता है, टैक्स का बर्डन कंपनी के ऊपर कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है उसको डिडक्टिबल नहीं माना जाता है, यानी टैक्स की कंप्यूट करते वक्त उस प्रॉफिट को, उस डिविडेंड को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो घटाया नहीं जाता है टैक्सेबल इनकम निकालते वक्त, जबकि इंटरेस्ट ऑन डेट को घटा दिया जाता है। तो इंटरेस्ट का एक एडवांटेज कंपनी को ये मिलता है कि कंपनी का टैक्स बर्डन कम हो जाता है। तो अब जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा कंपनी उतना ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर होगी। तो टैक्स रेट के ज़्यादा होने पर कंपनी डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी। तो ये एक फैक्टर हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर को तय करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमने कॉस्ट ऑफ डेट देख लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी एक फैक्टर है जो कि ये तय करेगा कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना हिस्सा डेट का हो और कितना इक्विटी का होगा। देखिए, स्टॉक होल्डर्स जो है वो एक रेट ऑफ रिटर्न अपनी इक्विटी पर एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से अपने रिस्क के बराबर। स्टॉक होल्डर जितना रिस्क लेते हैं वो चाहते हैं कि उनके रिस्क के मुकाबले उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शन में उनको रिटर्न भी मिले। अब अगर कंपनी देखिए डेट का हिस्सा ज़्यादा कर देगी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि डेट के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट रेगुलरली देना पड़ता है। डेट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका एक पोर्शन भी रेगुलरली पे करना पड़ता है। तो डेट के केस में एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है पे करने का। जितना ज़्यादा कंपनी डेट को बढ़ाती जाएगी उसका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा और ये रिस्क अल्टीमेटली किसके ऊपर जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, डेट पर इंटरेस्ट देने के बाद, यानी तमाम तरह के इंटरेस्ट को देने के बाद, यानी डेट सर्विसिंग को पूरा करने के बाद जो बच जाता है सबसे आखिर में, वही मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी जितना डेट बढ़ाएगी उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और ये फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफर होता जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ये नहीं चाहेंगे कि कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क ले डेट का। अब ये देखिए, जितना ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स का बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन भी रिटर्न का बढ़ता जाएगा। जब ये ज़्यादा रिस्क बियर करेंगे तो वो ज़्यादा रिटर्न की भी उम्मीद करेंगे और ये कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाना, उनको ज़्यादा रिटर्न दे पाना। तो इसी वजह से कंपनी डेट को एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं ले जा सकती। अगर कंपनी चाहे कि खूब डेट को ही इशू करती जाए, डेट को ही लेती चली जाए कंपनी से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी या डिबेंचर के थ्रू, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि ज़्यादा डेट लेने का मतलब है ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क। ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे, फिर उनका रिटर्न कम हो जाएगा जो कंपनी नहीं दे पाएगी। इस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी एक लिमिट के बाद भी कंपनी डेट यूज़ करती जा रही है तो इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट, चाहे वो फंड आप कोई डेट के तौर पर लेना चाह रहे हो, लोन लेना चाह रहे हो, या आप इक्विटी शेयर इशू करना चाह रहे हो, या प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहे हो, हर एक के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस की कुछ कॉस्ट होती है, उसे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अब ये कॉस्ट भी मायने रखती है, ये कॉस्ट भी एक फैक्टर होती है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। अगर डेट को लेने की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो कंपनी इस चीज़ को अवॉइड करेगी, यानी डेट का पोर्शन वो कम रखेगी। अगर इक्विटी इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा होगी, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो कंपनी इक्विटी को कम रखना चाहेगी क्योंकि उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट से भी तय होता है कि कंपनी कितना हिस्सा डेट का और कितना हिस्सा कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का रखेगी। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। हमने पहले ही बताया था आपको एक पॉइंट में कि जो जितना ज़्यादा कंपनी डेट का इस्तेमाल करेगी उसका फाइनेंशियल रिस्क उतना बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स कंपनीज इनएबिलिटी, कंपनी की इनएबिलिटी यानी उसकी अक्षमता
टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। कंपनी के जो फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट होता है और पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट का एक हिस्सा होता है, इसको न पे कर पाने की जो एबिलिटी है, या इसको कह सकते हैं इसको पे करने की जो असमर्थता है, हिंदी में कहते हैं उसको इनएबिलिटी, वो इनएबिलिटी फाइनेंशियल रिस्क कहलाती है। अब जितना फाइनेंशियल रिस्क होगा, अब जितना ज़्यादा डेट बढ़ता जाएगा उसका फाइनेंशियल रिस्क उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता जाएगा उतना ज़्यादा ये रिस्क बढ़ता जाएगा। इस फाइनेंशियल रिस्क के अलावा बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क भी होता है। ऑपरेटिंग रिस्क को बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। बिजनेस रिस्क जो होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, यानी बिजनेस को चलाने की जितनी कॉस्ट होगी, अगर सिंपल हम लैंग्वेज में कहें तो उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो जितना ज़्यादा बिजनेस को चलाने की कॉस्ट होगी उसे ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा, या उससे बिजनेस रिस्क बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं टोटल रिस्क की। टोटल रिस्क एक बिजनेस में जो होता है वो फाइनेंशियल रिस्क होता है और बिजनेस रिस्क होता है। अगर बिजनेस रिस्क कम है तो कंपनी डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी। बिजनेस रिस्क कम है, कंपनी डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट की एश्योरिटी है। कंपनी के पास ज़्यादा उम्मीद होगी कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, और जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो वो अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को, यानी डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट उसको देना है, वो आसानी से चुका सकती है। 10th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। If a firm uses its debt potential to the full, it loses its flexibility to issue further debt। अब देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि लचीलापन होना चाहिए कंपनी के ऊपर, या अपने फंड को घटाने, दोनों तरह का मूवमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर ये ऑप्शन है कंपनी के पास, यानी कंपनी के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो डेट और ले सकती है, तब तो पॉसिबल है कि वो अपने डेट को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कंपनी के पास ये ऑप्शन खत्म हो जाए, कंपनी की जितनी डेट लेने की क्षमता है, जिसका उसका जो पोटेंशियल है, उसने उतना डेट ले लिया है, अब उससे ज़्यादा डेट ले ही नहीं सकती है। तो एक तो ये फैक्टर हो जाएगा कि अब डेट और ले सकती है कि नहीं ले सकती है, तो अब इसके बारे में वो सोच ही नहीं सकती है। अगर उसने कंपनी ने अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लिया है, अपनी डेट लेने की पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर दिया है, तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रह जाता है इक्विटी को बढ़ाने का। लेकिन कंपनी को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी पूरी एक क्षमता किसी एक तरफ लगा ले, यानी डेट लेने की पूरी पोटेंशियल को ख़त्म कर दे, बल्कि कंपनी को कुछ पोटेंशियल रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर चांसेस हो डेट को बढ़ाने का तो डेट बढ़ा दे। उसी तरीके से कंपनी को इक्विटी के लिए भी कुछ पोर्शन रखना चाहिए कि अगर चांसेस हो इक्विटी को बढ़ाने का तो उसे बढ़ाया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। कंट्रोल, देखिए कंपनी के पास जो दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी, ठीक है ना। जो इक्विटी होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। तो वोटिंग राइट के जरिए क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो अगर कंपनी ये चाहती है कि वो अपना कंट्रोल लूज ना करे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट की तरफ जाएगी, डेट को प्रेफर करेगी। लेकिन अगर कंपनी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में आ जाए, तो वो इक्विटी को भी ज़्यादा प्रेफर करेगी या इक्विटी को भी इशू कर सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, ये भी डिसाइड करेगी कि कंपनी किस तरह से अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर रखेगी। अब ये कंपनी का मैनेजमेंट तय करेगा कि उसे अपना कंट्रोल को डाइल्यूट करना है या नहीं करना है। अगर अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इक्विटी को इशू करेगी। लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसका कंट्रोल बिल्कुल भी लूज ना हो, तो वो डेट को ही प्रेफर करेगा। तो ये एक फैक्टर है डेट और इक्विटी के बीच में तय करने का। 12वां पॉइंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हर एक कंपनी जो बिजनेस करती है, जो ऑपरेट होती है एक देश के अंदर, वो किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी के तहत ही काम करती है। उसका कोई एक रेगुलेटर होता है जो उसे कंट्रोल करता है। इंडिया के अंदर सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस बात को तय करता है कि कोई कंपनी शेयर्स कैसे इशू करेगी, कितना करेगी, या डिवेंचर्स को कैसे और कितना इशू किया जाएगा। नहीं, शेयर्स के इशू, डिवेंचर्स से इशू, इनसे रिलेटेड सारे रेगुलेशन जो है वो सेबी तय करती है, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि लोगों का पैसा जो कंपनी में लगे वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे। उसके अलावा कोई कंपनी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर वो फंड रेस करना चाहती है लोन के फॉर्म में, तो भी उसको कई सारी रिक्वायरमेंट है, कई सारे नॉर्म्स हैं, कई सारे मानक हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। यानी उन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर में उसे आना चाहिए
उन रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस को उसे पूरा करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी किस केस में ज़्यादा आसान महसूस कर रही है अपने आप को। अगर कंपनी को लगता है कि वो सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करने में आसान महसूस कर रही है, आसानी महसूस कर रही है, तो वो शेयर्स, डिबेंचर्स या इन चीज़ को इशू करने में वो आगे बढ़ेगी। लेकिन कंपनी को अगर ये लगता है कि वो बैंक से लोन लेना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना उसके लिए आसान है, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड नॉर्म्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं, तो वो लोन को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये आसान काम है उनके लिए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की आसानी उनके साथ किसी कंपनी के लिए किस फील्ड में है। डेट के फील्ड में आसानी है तो डेट की तरफ जाएगी, और अगर इक्विटी के फील्ड में आसानी है तो वो इक्विटी की तरफ जाएगी। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट की कंडीशन किस तरह की है? इसको स्टॉक मार्केट में दो तरह की कंडीशन पाई जा सकती है, या तो बुल वाली कंडीशन होगी या बेयर वाली कंडीशन होगी। बुल की कंडीशन को कहते हैं तेजी की कंडीशन, ये है जो कि दाहिने तरफ के पिक्चर में दिखा है, इसे कहते हैं बुल। और बेयर की कंडीशन यानी मंदी वाली कंडीशन जो बाएं तरफ दिखाया जा रहा है। बुल एंड बियर, ये दो मार्केट की कंडीशन होती है। बुल की कंडीशन में मार्केट तेजी की तरफ जाता है, लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जबकि बियर की कंडीशन जो है वो निगेटिव होती है, निराशावादी होती है, इसमें लोग पैसा कम लगाना पसंद करते हैं, मंदी का दौर होता है। तो जब पब्लिक इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी तो उनको कैसे आप इक्विटी बेच सकते हैं? तो डिपेंड करता है कि कंडीशन किस तरह की है। अगर बुल वाली कंडीशन है, लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो ज़्यादा प्राइस पर भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बेचा जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन ही खराब हो, शेयर मार्केट गिर रहा हो, बियर वाली कंडीशन हो, तो उस केस में शेयर को बेचना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा प्राइस की तो बात छोड़ दीजिए, नॉर्मल प्राइस पर भी बेचना उनको मुश्किल हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कंडीशन कैसी है। अगर बुल वाली कंडीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी को इशू किया जा सकता है, लेकिन अगर बियर वाली कंडीशन है तो इक्विटी को ज़्यादा इशू नहीं किया जा सकता है। इसलिए रेजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल विल बी डिफिकल्ट इन केस ऑफ बियर सिचुएशन। तो क्या बचेगा फिर ऑप्शन? फिर डेट का ही ऑप्शन बचेगा। कंपनी दूसरी कंपनीज के जो सेम तरह की कंपनी दूसरी है इंडस्ट्री में, उसके भी इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो को देख सकती है और उसके अकॉर्डिंग भी अपने रेशियो को तय कर सकती है। तो इंडस्ट्री का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक गाइडलाइन के तौर पे किसी कंपनी के लिए काम कर सकता है। दूसरी तमाम कंपनियां उनका क्या रेशियो है, उनके इक्विटी और डेट के बीच में क्या रेशियो चल रहा है, कितना इक्विटी और कितना डेट वो रख रहे हैं, इस बात से एक कंपनी अपने आप के भी कैपिटल स्ट्रक्चर को तय कर सकती है। लेकिन इंडस्ट्री के नॉर्म को देखते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कंपनी में कैसी सिचुएशन है, कैसी रिक्वायरमेंट है। ब्लाइंडली इंडस्ट्री के नॉर्म को फॉलो ना किया जाए। अब इंडस्ट्री का नॉर्म है कुछ, मान लीजिए कि डेट इक्विटी की रेशियो 2:1 है, आप 2:1 उसी को देखते हुए रखने लग जाइए, जबकि आपकी कंडीशन बिजनेस की ऐसी नहीं है कि 2:1 रखा जाए। आपका बिजनेस थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, दूसरे लोगों से इन्वॉल्व है, दूसरे मार्केट सिचुएशन में है। तो इसको तो आप देखिए ज़रूर, लेकिन अपना भी देखिए, अपने भी फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने आपको 13 फैक्टर ऊपर के बताएं। तो सिर्फ और सिर्फ 14वां फैक्टर यानी ये आखिरी वाला फैक्टर को ध्यान में रख के कैपिटल स्ट्रक्चर को तय नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ को शेयर जरूर कर दें। और इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसमें कमेंट में लिखकर हमको बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।